आज हम एचटेट 2021 टीजीटी मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि दिसंबर 2021 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो 3:4 and their heights are in the ratio 2:3, then the ratio of their volumes is। तो सबसे पहले तो आपको सिलेंडर और कोन इन दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में हमें दिया है रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो मैं मान लेता हूं जो सिलेंडर का जो रेडियस है उसको मान लेता हूं R1 और कोन का जो रेडियस है उसको मान लेता हूं मैं R2। तो R1 रेशियो R2 दिया है 3:4, तो R1 की वैल्यू हो गई 3, R2 की वैल्यू हो गई 4। आगे क्या दिया है, हाइट का रेशियो दिया है, तो हाइट को मैं मान लेता हूँ सिलेंडर की हाइट है वो h1 है और कोन की हाइट है वो h2 है। तो इनका रेशियो दिया है 2:3, तो h1 आपका हो जाएगा 2 और h2 आपका हो जाएगा 3। ये हो गया आपके रेडियस और हाइट। अब बताना है हमें रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी कि इस वैल्यू का रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के लिए मैंने H1 और R1 माना है और कोन के लिए R2 और H2 माना है, तो इसके लिए 2 कर लेंगे। पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू में H1 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 1/3 इंटू में R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू में H2 कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, ऊपर वैल्यू कितनी है 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई नीचे कितना है 16, यानी कि इसको अगर काट दें तो 9 डिवाइड बाई 8। तो इनका जो रेशियो आएगा वॉल्यूम्स का रेशियो कितना हो जाएगा 9:8। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the altitude of an equilateral triangle is 6 centimeter, then its area। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होती है। तो ये हमने बनाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ये है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। यहाँ 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं और तीनों की तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ आपके पास एल्टीट्यूड की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले अगर साइड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ए है तो एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो एल्टीट्यूड होती है आपकी, होती है √3/2 इंटू में साइड, ये होती है एल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन में आपको दिया है एल्टीट्यूड कितना, √6, तो आप इसकी वैल्यू हम लिखेंगे √6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से √6 को कितना लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √3 और इंटू में 2 है आपके पास डिवाइड बाई। तो आपके पास साइड आ गई है, वो आ गई है 2√2। ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास आ गई। देन इट्स एरिया, जो एरिया निकालना आपको, जो एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड क्या है, ए का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/4 इंटू साइड कितनी आई है आपकी 2√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, √3/4 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2√3। ये आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2√3। 2√3 आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में थी आपकी। तो एल्टीट्यूड होती है आपकी √3/2 इंटू में साइड, तो वहां से हम निकाल लेंगे साइड। साइड निकालने के बाद एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 300 which leaves always a remainder 3 when divided by 4। तो यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। ऐसा 10 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो 10 से बड़ा कौन सा, मैं 11 से स्टार्ट करूं, 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यानी कि 11 आएगा। 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 11 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका 15। 15 पर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आपकी जो वैल्यू रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी आपकी, नेक्स्ट आएगा आपका 19, यानी कि 4 के गैप पे रहेगा वो, 4 ऐड करते चले उस वैल्यू में फर्स्ट आने के बाद। और लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, लास्ट वैल्यू अगर 300 है आपको, तो 300 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखना चाहें तो आपका ये 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 28 की वैल्यू 205, 20, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 300। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी, 299, ये रहेगी आपकी लास्ट वैल्यू, जिसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये हमने एक सीरीज निकाल ली है, वो क्या है, एक एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 11, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो वैल्यू क्या है 4। आपको निकालना है ऐसे कितने नंबर होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो जो 299 जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, एन की वैल्यू निकाल लें, वही आपके पास नंबर होंगे। कितने नंबर आएंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि जो आपकी nth टर्म है वो है 299, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू में डी। तो आपके पास ए भी है, डी भी है, एन निकालना है। ए की वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 299। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 11 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 299। तो यहाँ से 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 7, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 292। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 7 और 3। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 73। ऐसे कितने नंबर होंगे, 73 नंबर्स आएंगे इनके बीच में, जिनमें अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। हमें स्टार्ट करना है नंबर से, कि पहला नंबर कौन सा होगा, तो 10 पे स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो उससे नेक्स्ट क्या आएगा 11, 11 पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और उसके बाद में 4 ऐड करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी। तो ये आपके पास में लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 300 को भाग देंगे, कंप्लीट भाग हो जाएगा। तो ऐसा नंबर देखेंगे, उससे फर्स्ट वाला क्या आएगा, जो 300 है उससे पहले वाला नंबर आएगा जिसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो वो नंबर लास्ट नंबर होगा आपका 299। और वो लास्ट नंबर निकाल लेंगे हम, कौन से नंबर का, कौन से नंबर की वो टर्म है, तो वो हमें पता चला कि 73rd टर्म है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 73 नंबर्स आपके पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability that A hits a target is 4 by 5 and B hits the same target is 3 by 4 if each of them hits once, एक बार हिट करता है, the probability that the target hit only one of them। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें निकालना है कि वो वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी जिसमें सिर्फ एक टारगेट हिट करे, प्रोबेबिलिटी that target hit only once, that target hit only one, सिर्फ एक का लगे। इसका मतलब फर्स्ट वाला टारगेट को हिट करे, सेकंड वाला ना करे। ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब नोट है, प्लस
और क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला हिट ना करे, सेकंड वाला हिट कर दे। तो हमें सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास सबसे मान लेता हूँ कि जो ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी वो गिवन है, कितनी है, 4/5। तो ए हिट ना करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट द टारगेट, पी बी कितना दिया है, 3/4 दिया है कि बी हिट करे, वो 3/4 है। तो बी हिट नहीं करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 3/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू बी नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना चाहूँ, ये 4/20 और ये 3/20, 4 और प्लस 3 7/20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7/20। ये आपका फोर्थ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीडियन इज 20, इफ ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द न्यू मीडियन इज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मीडियन है वो क्या होता है, मीडियन है वो क्या होता है। तो मैं मान लेता हूं आपके पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये नंबर्स हैं तो मीडियन वैल्यू क्या होती है कि इनके बीच में जो आने वाला, यानी कि थर्ड नंबर इनके बीच में आएगा, दो इधर दो इधर, थर्ड होगा आपका मीडियन। ये तो हो गया आपका ओड के केस में। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो, तो मीडियन कितने होंगे, आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी जहां से आपको मीडियन मिलेगा, 3 और 4। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 3 + 4/2, यानी कि 3.5, दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये होता है मीडियन। अब यहां से देखना चाहें, क्वेश्चन में दिया है ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो यहाँ से अगर ये डाटा है, मैं इनमें हर में दो वैल्यू ऐड कर दूं, तो पहले में दो ऐड करूंगा तो 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास नया डाटा मिलेगा। तो नए डाटा का मीन क्या होगा, 5, यानी कि क्या हुआ, दो बढ़ गया। यहाँ भी देखना चाहूं तो यहाँ भी सेम केस आएगा, 3 4 5 6 7 और 8, ये नया डाटा आएगा। नए डाटा में मीन के लिए कितना यूज करना है, 5 और 6। तो 5 + 6 ÷ 2, वैल्यू कितनी, 5.5, यानी कि नया जो मीडियन है वो कितना हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या पता चला कि मीडियन है वो, अगर सभी डाटा को 2 से इंक्रीज कर दें तो मीडियन भी 2 बढ़ जाएगा। तो मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया था, 20, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 22। तो नया मीडियन आएगा उसमें भी 2 वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। इसमें आपको 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। तो ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक कंप्लीट क्लास कराई हुई है, जहां से आप ये क्वेश्चन देख के वहां से कर सकते हो कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। वहां से देख के आप कंप्लीटली इस जो टॉपिक को है वो समझ सकते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे 12 30 और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा सी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 × 30 ÷ 12, ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25, तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि इनके बीच में आएगा, मीन प्रोपोर्शन है ये बी, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू रूट इन ऑफ 9 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये बी की वैल्यू होगी 25, जो कि मीन प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दूं मैं, 3 से काटूं तो 4, ये 3 से काटूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब यहाँ से 2 से काटूं इसको, ये 5, और 2 से इसके काटूं ये 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो इनका रेशियो कितना होगा, 75 ÷ 15, ये रेशियो हो जाएगा।
तो 15 से इसको काटूंगा तो 5:1 आपका ये रेशियो आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट क्लास देखने के लिए आप हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect वन अनोदर एट अ राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो यहां से अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, यदि उसकी डायगोनल्स ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल अगर 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो वो या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। इन दोनों में से ही होगा। बाकी सबके लिए 90 डिग्री ये एंगल नहीं होगा, कुछ और एंगल आएगा। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? हमारे पास रोम्बस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा रोम्बस। यहाँ पर स्क्वायर भी होता तो आंसर हो जाता स्क्वायर, रोम्बस नहीं होता स्क्वायर होता। अगर रोम्बस और स्क्वायर दोनों हैं तो आपके आंसर दोनों होंगे। ऑप्शन ऐसा होता स्क्वायर एंड रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, इस टाइप के हो। तो ये दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं, 90 डिग्री पर कट करती हैं जिनके डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ रुपीज 4536 is divided among 4 men and 5 women and 2 boys, the ratio of shares of a man, a woman and a boy is 7:4:3, the share of a woman is। ये रुपीज में आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मैन अवेलेबल हैं, 5 वुमेन अवेलेबल हैं और 2 बॉयज अवेलेबल हैं। उनका जो शेयर का रेशियो है, शेयर का रेशियो कितना है, 7:4:3। ये उनके शेयर का रेशियो है। तो टोटल मैन का शेयर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 28। टोटल वुमेन का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, यानी कि यहाँ पे कर दें क्या, मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू 6। तो जो टोटल है तीनों का वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर लें। इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 + 6 54। जो टोटल शेयर आया इनका 54, और क्वेश्चन में कितना दिया, 4536। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जब 54 की वैल्यू आपके पास गिवन है 4536, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से भाग दे दें, सॉरी 54 से भाग दे दें। 54 से भाग देंगे तो ये 9 से काटना चाहें तो ये वैल्यू 6, और 9 से इसको काटना चाहें तो ये 5, ये 0, ये 4। अब 6 से इसको काट दें, 6 से वैल्यू कितनी आएगी, 8, 24, 6 चौके, एक की वैल्यू होगी आपके पास में 84। एक यूनिट की वैल्यू होगी 84। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द शेयर ऑफ ए वुमेन, वुमेन का शेयर। एक वुमेन का शेयर ये दिया है आपके पास, 7:4:3 दिया था। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1336, 336 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ बात करें आप 1 से 100 तक की, 1 to 100, तो टोटल प्राइम नंबर्स आपके पास कितने होंगे, टोटल प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 25 प्राइम नंबर्स होंगे आपके। और जो टोटल नंबर्स हैं कितने हैं, टोटल नंबर आपके पास में 100 हैं। 1 to 100 की बात करें तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नीचे टोटल नंबर्स। तो प्राइम कितने हैं, 25 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 100। तो यहां से काटना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। आपका आंसर हो जाएगा 1/4। जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो देखना चाहें तो प्राइम नंबर सबको पता है कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, जिस पर खुद के अलावा सिर्फ एक से डिवाइड हो, बाकी किसी से भाग ना जाएं, तो वो वाले नंबर्स। तो ये मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, ये वाले नंबर्स जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से
होंगे, तो काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे 1 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contain 24 balls of which X are red, 2X are white, 3X are blue। तो जो रेड है वो कितनी है? रेड है आपके पास X है, व्हाइट है वो कितनी है? 2X है, ब्लू है वो कितनी है? 3X है। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी आपके पास? X प्लस 2X प्लस 3X, ये आपके पास होगी टोटल बॉल्स। इतनी 6x। और क्वेश्चन में दिया कितनी है? टोटल बॉल्स आपके पास है 24। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 24/6, यानी कि x की वैल्यू हो गई 4। तो रेड बॉल्स कितनी होगी? 4। व्हाइट बॉल्स कितनी होगी? 8। और ब्लू बॉल्स कितनी होगी? 12। आपको निकालना क्या है? A ball is selected at random. The probability that it is not red. ये बॉल कैसी है? रेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, तो वो सारी बॉल्स हम ऊपर ले लेंगे जो रेड नहीं है। रेड कौन सी नहीं है? व्हाइट वाली भी रेड नहीं है, ब्लू वाली भी रेड नहीं है। तो 8 प्लस 12, 20 बॉल्स ऐसी हैं आपके पास जो रेड नहीं है। तो 20 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स, टोटल कितनी है? 24। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड। तो यहाँ से 4 से काटना चाहूँ तो ये वैल्यू 5, 4 से काटना चाहूँ तो ये वैल्यू 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The coordinates of two vertices of a triangle are 6, 3 and -1, 7, and its centroid is 1, 5। Then the coordinates of third vertices। तो आपके पास अगर कोई भी ट्राइंगल आपके पास दिया है, ये ट्राइंगल मान लेते हैं जिसका ये कोऑर्डिनेट है 6, 3, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, 7, तीसरा कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, और आपके पास दिया है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं कितना? 1, 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड वो होते हैं आपके पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। और x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, और x3 y3 ये हो गया। तो यहाँ से देखना चाहें तो आपकी वैल्यू x1 x2, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि 6 -1 प्लस x डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट आएगा। x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3 प्लस 7 प्लस y3 कितना है? y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें 3, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 3 -5, यानी कि x आ गया आपका -2। यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 15 -10, y आ गया आपका 5। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका? -2, 5, -2, 5, ये वैल्यू आ गई x, y की -2, 5। तो जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे ये, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 3 days and B complete 1/5 of the same work in 4 days. If both of them work together, how much time will they take to complete half of the work? सबसे पहले की उन्हें A complete 3/5 of a work in 3 days, यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि 3/5 ऑफ वर्क कितने दिन में? 3 days में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि एक काम कितने दिन में हो जाएगा? यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 days में।
यानी कि आपका आ गया ए है वो एक काम 5 दिन में करता है, यानी कि ए कंप्लीट वर्क 5 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन में दिया बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, यानी कि अब बी की बात करते हैं तो वो 1/5 काम 4 दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि बी एक काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में कंप्लीट करेगा। हमें मिल गया कि ए है वो काम 5 दिन में करता है, बी है वो काम 20 दिन में करता है। जो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। या आप हमारी वर्क एंड टाइम जो टॉपिक है उसकी वीडियो आप वहां से देख सकते हो, कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इसमें, जो भी आते हैं आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो देखें, ए है वो 5 डे में करता है, बी है वो 20 डे में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 20। इसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 को 5 से डिवाइड कर दें यानी कि 4। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 को 20 से डिवाइड करें 1। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 4, बी की एफिशिएंसी हो गई 1। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी आपका हो गया 5। दोनों की एफिशिएंसी होगी 5, टोटल वर्क है 20। हमें कितना वर्क करना है, हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क मतलब इसका हाफ। तो यानी कि आपका जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 20, यानी कि आपको सिर्फ 10 वर्क करवाना है, किससे, ए और बी दोनों मिलकर करें। तो टोटल जो टाइम लग जाएगा वो कितना लग जाएगा, आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 10 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 5। तो आपका कितना आ गया, 2 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन, ए और बी आधा काम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। वर्क एंड टाइम की आप हमारी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जहां पर हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर, डायमीटर दिया है तो हम वहां से रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि आपका आ गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, का जो फॉर्मूला है वो है 3πr²। 3πr²। अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7। 3 × 22/7 गुना आर कितना है 7। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 66 इंटू 7। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 3πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है आपके पास में कितना, 35 सेंटीमीटर। हाउ मच, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस व्हील को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो व्हील कोई भी है, ये मान लेता हूं मैं व्हील है, तो ये एक चक्कर लगाने में यहां से स्टार्ट किया और यहाँ घूम के वापस यहीं आया, वो कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपकी सरकमफ्रेंस को ही कवर करेगा। यानी कि एक चक्कर में सरकमफ्रेंस जो होगी उसके बराबर वो चलेगा। तो यहाँ से हम सरकमफ्रेंस निकाल लें, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, 2πr, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 2 × 22/7 गुना 35। ये हो गया आपका कि एक चक्कर में, इसको मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से तो 110 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। कितनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है, 11 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है गिवन वो कितनी है
कितनी है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में, तो 11 गुना 1000 ये मीटर में चेंज हो गया, और गुना 100 से मल्टीप्लाई और कर दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। यहां से देखना चाहें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये आपका आएगा 220 220 सेंटीमीटर जो आएगा इसका सरकमफ्रेंस आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है, एक जो राउंड है उसमें इतनी, एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कौन सी है ये वाली 11 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 220। तो यहाँ से इसको काटना चाहें तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 से इसको काटना चाहें तो ये वैल्यू आ गई 5, तो यानी कि आपका आ गया टोटल 5000 रिवॉल्यूशंस लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The slope of the line 4x plus 3y minus 4 is equal to 0। तो कोई भी इक्वेशन है आपके पास ax plus by plus c is equal to 0, उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें, उसको इस टाइप में चेंज कर लें y is equal to mx plus c। वहां पे m क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, तो हमें भी इसको इसी टाइप से चेंज करना है। 4x प्लस 3y आपके पास गिवन है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3y को एक साइड रखें बाकी एक साइड, तो 4x नेगेटिव हो जाएगा प्लस का 4। अब 3 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3x प्लस 4/3। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करना चाहें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3, और यही आपका क्या होता है स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई -4/3, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। तो सबसे पहले तो परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होता है कि 100 से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 10/100, यानी कि 1/10। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो यानी कि 20/100, और ये कितने पे कटेगा 5 पे, यानी कि 1/5। और 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4। ये आगे आपके फ्रैक्शंस आ गए। अब डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगेगा, डिस्काउंट मतलब उसमें से कम किया है, डिस्काउंट मतलब वो वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा आपका। क्वेश्चन में दिया है कि पहले वैल्यू 10 थी, डिस्काउंट दे दिया 1 का, पहले वैल्यू 10 थी, डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो लास्ट वैल्यू कितनी हो गई 9। ये है आपकी इनिशियल वैल्यू और ये है आपकी फाइनल वैल्यू। ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद हो गई। सेकंड डिस्काउंट कितने का दिया, टोटल पहले 5 वैल्यू थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। नेक्स्ट में क्या किया, इनिशियल वैल्यू 4 थी, डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो वैल्यू कितनी बची आपकी 3। अगर तीनों को आपको तीनों डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना है तो कर लें इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 इंटू 4, ये वैल्यू होगी आपकी 200। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू 9, यानी कि आपकी होगी 108। यानी कि आपकी अगर इनिशियल वैल्यू 200 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी आपकी 108 होगी। फाइनल वैल्यू 108 होगी। तो डिस्काउंट कितने का दिया यहाँ पे -92 का डिस्काउंट दिया, किस वैल्यू पे दिया 200 पे। तो जो सिंगल डिस्काउंट परसेंट था, सिंगल डिस्काउंट परसेंट जो आपका आएगा वो कितना आएगा कि 92 का डिस्काउंट दिया किस वैल्यू पे 200 पे, मल्टीप्लाई में परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से, तो इसको इसको काट दे तो ये वैल्यू 2, 2 से इसको काट दें तो ये वैल्यू 46।
तो जो आपका सिंगल डिस्काउंट है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46%। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर जो फ्रैक्शन में चेंज किया है, डिस्काउंट दिया, वो वैल्यू ऊपर नीचे इनिशियल वैल्यू, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल को तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो इनिशियल वैल्यू 3 डिस्काउंट के लिए, और फाइनल को तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो फाइनल वैल्यू 3 डिस्काउंट के लिए। तो यहाँ से यहाँ डिस्काउंट कितना, 92। तो डिस्काउंट परसेंट में चेंज करना है तो डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू जो इनिशियल थी मल्टीप्लाई में 100, ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट, सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume in centimeter cube of a cube whose principal diagonal measures 4 root 3 centimeter। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ क्यूब होती है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ क्यूब होती है, वो होती है आपके पास में a√3 सेंटीमीटर। जब a क्या होती है, a होती है साइड ऑफ क्यूब। जब साइड ऑफ क्यूब a है तो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल होती है a√3। आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल गिवन कितनी है, 4√3। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई 4, साइड की वैल्यू आ गई आपके पास 4। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड क्यूब। साइड का कर दें क्या, क्यूब, साइड का क्यूब, यानी कि साइड की वैल्यू आपके पास 4, यानी कि ए क्यूब, ए की वैल्यू आपके पास 4, तो 4 की पावर 3 करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये पावर 3 में आया तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वो आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। यानी कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये हमने सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। The length of tangent drawn from a point 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी अप्रोक्स सर्कल से बाहर जाएगी। तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस है, ये कोई पॉइंट है ए। यहाँ से अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉन करें, यहाँ से इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करें, तो ये आपको जो डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ए बी आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो उस पॉइंट से यहाँ की लेंथ कितनी होगी। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ में एंगल है वो 90 डिग्री का बनाती है। यानी कि अगर सेंटर से किसी पॉइंट पर रेडियस खींचे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन में क्या मिला हमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल जो एओबी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ओ ए साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, ओ बी साइड है वो 6 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है ए बी साइड। तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू दी है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का जो स्क्वायर होगा वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस ये वैल्यू इधर आ जाएगी 36। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ये आ जाएगी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 28। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √28। तो √28 को लिख सकता हूं मैं 4 × 7, और 4 को अगर बाहर ले आता हूं तो 2, और √7 सेंटीमीटर। ये क्या आपके पास में आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास में 2√7। जो ए बी है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई, घट गया है 10 सेंटीमीटर, 10%। तो 10% को आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 10/100 यानी कि वैल्यू 1/10। यहाँ पे आपका हुआ है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि रिड्यूस हुआ है, 10% कम हुआ है, तो 10% कम हुआ है, तो यहाँ से 10 में से 1 कम हो गया है, यानी कि आपका जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस था 10 और 1 घट के फाइनल प्राइस आपका हो गया है 9। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस पर ही वापस जाएं, रिस्टोर करें। हाउ मच परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस फाइनल प्राइस था, वो न्यू प्राइस था, इसमें कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि हम ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच जाएं। तो ये था आपका ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल क्या था आपका, ओरिजिनल आपका इनिशियल प्राइस हो गया, और ये न्यू प्राइस हो गया। तो न्यू प्राइस से आपको जाना है ओरिजिनल प्राइस पे, तो आपको वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ेगी, एक, कितने में, 9 में, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 100 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इंटू 1/9%, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको वही प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end, then the surface area of resulting cuboid is। तो सबसे पहले तो आपके पास क्यूब दिया है, तो क्यूब की साइड पता होना चाहिए। वॉल्यूम दिया है आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना दिया है 64, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब। 64 दिया है साइड का क्यूब, तो इसको 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो साइड ऑफ क्यूब आ गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, दूसरा क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखना चाहें तो उसकी जो लेंथ थी, क्यूबॉइड बनाया तो लेंथ कितनी होगी, 4 + 4, 8 सेंटीमीटर होगी। ब्रेड्थ जो है वो कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, सेम रहेगी। ब्रेड्थ जो है कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट थी वो भी कितनी रहेगी, सेम रहेगी, हाइट कितनी, सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में क्यूबॉइड मिल गया आपको, दोनों क्यूब को ऐड करने के बाद में, जिसके डायमेंशंस यही हैं। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में हाइट, ये आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ से 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 8 प्लस ब्रेड 4 इंटू में, ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये पूछा है आपके पास में सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब पूछा है उन्होंने, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम और टॉप का एरिया ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू एल इंटू बी, ये जो आपको एरिया और ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस में 2 इंटू एल कितना है आपका 8 इंटू 4, ये वैल्यू इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 24 इंटू 4, प्लस ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 इंटू 4। अगर इसको ऐड कर दें तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, 24 + 16 आपका ऐड हो जाएगा, 24 + 16 इंटू में 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 40 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये था कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और इसमें अगर टॉप और बॉटम का एरिया, एल इंटू बी टॉप का एरिया, एल इंटू बी बॉटम का एरिया, अगर वो दोनों ऐड कर दें तो वो हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person buys a shirt at 30% discount on the printed price.
एंड सेल्स इट एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर ही 12% के प्रॉफिट पर बेचे, देन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इन परसेंट। यदि मैं मान लेता हूं आपका जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड जो प्राइस है वो 100 है, प्रिंटेड प्राइस 100 है, तो इस पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 30%, 30% दे रहा है आपका डिस्काउंट परसेंट, 30%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 100 इंटू में 30 का दे दिया उसने डिस्काउंट, 30 का दे दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 70। अब क्वेश्चन में बोला है, सॉरी, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या किया है उसने? खरीदा है उस शर्ट, खरीदा है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 30% डिस्काउंट पर खरीदता है, तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई वो क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस की आ गई। एंड सेल्स एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर ही 12% प्रॉफिट पर बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 12%, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई किस पे? प्रिंटेड प्राइस पे, इनटू में 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 12 का प्रॉफिट मिलता है। कितने पर प्रॉफिट मिलता है? प्रिंटेड प्राइस पर। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस प्लस में प्रॉफिट, प्रिंटेड प्राइस आपका 100 प्लस में प्रॉफिट आपका 12, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का? अब पूछा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट देखे तो कितने का? यहाँ से यहाँ कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है, वही आपका प्रॉफिट होगा। तो जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका 112 माइनस 70, इतने का हो गया आपका प्रॉफिट, यानी कि 42 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट किस पर? ऑन कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट 42 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 70 इनटू में 100, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। इसको 7 से काटना चाहूँ तो 6, ये आ गया आपका 60% प्रॉफिट होगा उसको, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर उसको 60% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a solid piece of iron in the form of a cuboid of dimensions 49 centimeter, 33 centimeter and 24 centimeter is molded to form a solid sphere, यानी कि ये एक आपके पास में क्यूबॉइडल शेप में कोई भी आपके पास में आइटम था, उसको हमने स्फीयर में चेंज कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम रहेगा सेम। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें, वही आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 49 इंटू 33 इंटू 24, और ये सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, यही आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, चेंज किया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 33 इंटू 24, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r क्या है? रेडियस है, हमें r ही निकालना, आपको रेडियस ही निकालनी है। तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर 49 इंटू 33 इंटू 24 है, डिवाइड में आएगा आपका 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 4/, तो ये वैल्यू आपकी चली जाएंगी ऊपर, ऊपर जाएंगी तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर इसको काटना चाहें तो ये वैल्यू कितने पे? 2 पे कटेगी, ये वैल्यू आपकी 3 पे कट जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू 6 आएगी, और 2 से इसको काटते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, यानी कि आपका आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 49, ये वैल्यू आ गई आपकी r क्यूब।
यानी कि 3 का क्यूब इंटू इसको 7 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब। तो जो r की वैल्यू है वो 3 इंटू 7 आ जाएगी आपके पास। जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person bought 6 articles for rupees 5 and sold 5 articles for rupees, यानी कि खरीदता है कितने आर्टिकल, 6 आर्टिकल, कितने रुपए में, 5 रुपए में। तो ये आर्टिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 6 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया, 5 आर्टिकल 6 रुपए के बेचता है। तो ये तो आर्टिकल हो जाएंगे 5 आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसपी। एसपी कितना हो जाएगा, 6 रुपए। अब हम क्या करना है, हमें आर्टिकल बराबर करने हैं। 6 खरीदे हैं और 5 बेच रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर हो जाएंगे। ये भी 30, ये भी 30। खरीदे भी 30 आर्टिकल और बेचे भी 30 आर्टिकल, हमने आर्टिकल बराबर किया। तो इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 25 और सेलिंग प्राइस आ गया आपका 36। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ, +11 करें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रॉफिट हुआ आपको 11 का। किस वैल्यू पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 25 पर 11 प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट में चेंज करनी है तो 100 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ये 25 को ये 4 से कट जाएगा, तो प्रॉफिट जो परसेंट आएगा वो आपका आ जाएगा 11 इंटू 4, यानी कि 44% आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, आपको आर्टिकल सेम कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। तो वहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे और प्रॉफिट से फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 इंटू टू की पावर n माइनस 1 देन कॉमन रेशियो इज। तो सबसे पहले तो आपके पास में अगर हमें पता हो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। आपको बताना है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसका मतलब हुआ a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये वैल्यू होगी आपकी 5 इंटू टू की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो ये a की वैल्यू 5 है, r की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में 2 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और r की वैल्यू आपके पास आ गई 2। r क्या है आपका, कॉमन रेशियो, यही पूछा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A side of a square plot is 150 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर प्लेट प्लॉट है जिसकी जो साइड है वो 150 मीटर लंबा है। इनसाइड द प्लॉट 3.5 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द साइड्स। यानी कि आपके पास में ये एक स्क्वायर प्लॉट दिया था, ये एक स्क्वायर प्लॉट दिया है जिसकी हर साइड कितनी है, 150 मीटर। इसके अंदर कितनी विड्थ का, 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर ये विड्थ होगी 3.5। इधर से देखना चाहें तो ये विड्थ होगी 3.5, इधर से देखना चाहें तो ये विड्थ होगी 3.5 और इधर से देखना चाहें तो ये विड्थ होगी आपकी 3.5। 3.5 मीटर विड्थ का क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया। आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द पाथ इज। तो सबसे पहले तो हमें ये अंदर वाला जो स्क्वायर बनेगा इसकी साइड निकालना है, कितनी होगी 150 माइनस 3.5 इधर 3.5 इधर,
-7 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अंदर वाले स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ गई, 143 मीटर आ गई। बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाला स्क्वायर का एरिया घटा दें तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा आपका, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया यानी कि साइड का स्क्वायर 150 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 143 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी यानी कि 150 प्लस 143 इनटू में ए माइनस बी 150 माइनस 143, तो ये आपका हो जाएगा एरिया। इसको इसमें ऐड करना चाहें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 293 इनटू में मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 293 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 21 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पाथ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2151, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सबसे पहले तो मैं टोटल केस निकाल लूं कि टोटल केस क्या हो सकते हैं जब 3 बच्चे हों। सबसे पहले लड़का हो जाए, दूसरा भी लड़का हो जाए, तीसरा भी लड़का हो जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है, पहला लड़का हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए और तीसरी जो हो वो क्या हो जाए, लड़की हो जाए, G3। नेक्स्ट क्या हो, ये थर्ड नंबर पे गर्ल है, ये सेकंड नंबर पे आ जाए और नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे आ जाए, यानी कि B1 Z2 B3। सेकंड नंबर पे गर्ल हो, फर्स्ट नंबर पे लड़की हो, फर्स्ट नंबर पे लड़की हो, इसका मतलब सबसे पहले G1 जी, पहली लड़की हो तो फर्स्ट में क्या आया आपके पास में, ये हो जाए आपका B1 B2 B3। एक लड़की वाला केस आ गया। दो लड़की वाले केस, फर्स्ट वाली लड़की हो, सेकंड वाली लड़की हो और थर्ड वाला लड़का हो। फर्स्ट वाली लड़की हो, सेकंड वाला लड़का हो और थर्ड वाली लड़की हो। इसके अलावा फर्स्ट वाला लड़का हो, सेकंड वाली लड़की हो और थर्ड वाली, इसके अलावा तीनों लड़कियां हो तो पहली भी लड़की हो, दूसरी भी लड़की हो और तीसरी भी लड़की। तो ये केस आपके पास बन गए टोटल, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल केस आपके पास में आ गए कितने, 8। अब आपके पास क्या निकालना है, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो क्या ये आएगा, लड़का है इसमें भी, लड़का इसमें भी है, 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 लेकिन यहाँ लड़का नहीं है। तो एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का, तो ये सारे केस होंगे जो सर्कल किया है उसमें लड़के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, जहां पर एक लड़का है वो वैल्यू ऊपर 7 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 8, तो ये आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले तो आपको सप्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो दो एंगल सप्लीमेंट कब होते हैं, जब x प्लस वाई, दो एंगल हैं x और y, उनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट होंगे। हमारे पास दिया है द मेजर ऑफ दैट एंगल, वो एंगल निकालना है विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। मैं मान लेता हूं कि जो x एंगल है वो y का सप्लीमेंट है, y का सप्लीमेंट। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y का सप्लीमेंट है, तो हमें द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, y का सप्लीमेंट है आपका x, तो आपको वैल्यू निकालनी है y की। तो यहां से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट दिया है 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी कि x की वैल्यू है वो 4 टाइम्स
वाई है, 4 टाइम्स वाई है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 4y प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री, यानी कि 5y की वैल्यू आ गई आपके पास 180 डिग्री, तो y कितना आ गया 180 बटे 5, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गया y। आपको निकालना है 4 टाइम्स इट सप्लीमेंट, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है x की, तो x कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इट सप्लीमेंट 36y, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 72 इंटू 144 डिग्री, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do the same work in 15 days and C A can do the same work in 20 days. हाउ मैनी डेज ए अलोन, ए अकेला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने हमारी वीडियो में करवाए हैं, वर्क एंड टाइम की वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज r सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो मतलब सेमी सर्कल का मतलब होता है कोई हाफ सर्कल दिया है, हाफ सर्कल में ये क्या हो जाएगी उसकी रेडियस r। क्वेश्चन में पूछा द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज r, उसका एरिया बताना है जो लार्जेस्ट ट्राइंगल बनेगा। तो मैं इसमें कोई भी ट्राइंगल बनाता हूँ, तो अगर सेमी सर्कल दिया है आपके पास में और उसके अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल बनती है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल की कि उसके अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे जो बड़ी ट्रायंगल होगी यहाँ पे वो कौन सी ट्रायंगल होगी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखना चाहें तो सबसे बड़ी ट्रायंगल वो होगी जहां पर ये यहाँ से रेडियस ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर जो बनेगी, यानी कि आपका ये अगर सेमी सर्कल है, इस पॉइंट से यहाँ ये वाले पॉइंट पर जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू r, ये वैल्यू आपके पास में r, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से देखना चाहें तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये वैल्यू भी आपके पास कितनी है r है, ये भी रेडियस r है, ये भी r है, ये भी r है। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने, मैं इसको नाम दे देता हूँ AOB प्लस में इसको नाम दे देता हूँ सी, BOC। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो वो लार्जेस्ट ट्रायंगल हो जाएगी जो सेमी सर्कल के अंदर बनी है, ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो AOB और BOC ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा जो कि हमें चाहिए, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो यहाँ से AOB का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, बेस आपका r, हाइट आपकी r, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, r इंटू r। ये एरिया आपको निकालना है, यानी कि 1/2 r² प्लस 1/2 r², दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी r²। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो कितना हो गया r², और वही आपकी लार्जेस्ट ट्रायंगल है। तो आंसर हो जाएगा आपका r², ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter, then the perimeter of the rhombus। तो रोम्बस आपके पास इस टाइप का होता है। रोम्बस अगर देखना चाहें तो यहाँ से जो आपका रोम्बस है तो एक रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस बनाएंगे तो आपकी रोम्बस की अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं पैरेलल होती है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स जो होती हैं
वो पैरेलल होती हैं, तो ये अपोजिट साइड्स होगी इसकी और ये वाली वो अपोजिट। तो ये आपके पास एक रोम्बस है ए बी सी डी, इसकी डायगोनल्स दिए हैं आपके पास में। रोम्बस के क्या दिए हैं आपके पास? डायगोनल्स। ये वाली डायगोनल दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाली डायगोनल है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 10 सेंटीमीटर। हमें पता है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये अगर मैं ओ लेता हूं, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी 90 डिग्री पर काटती हैं और बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती हैं, ये टोटल 10 है, इसका मतलब ये आपकी 5 है, तो ये भी आपकी 5 है। ये टोटल 24 है, तो ये आपकी 12 है, तो ये भी आपकी क्या है? 12। अब ट्राइंगल बीओसी हमने लिया है, तो यहाँ से ये राइट ट्राइंगल है, तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ये क्या लगा दिया हमने? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो और बीसी क्या है यहाँ पे? बीसी है साइड ऑफ रोम्बस, तो बीसी का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 144 प्लस 25, ये वैल्यू आ गई आपकी 169 आ गया बीसी का स्क्वायर। तो बीसी जो साइड है वो कितनी आ गई? 13 आ गई। 13 क्या आ गई आपकी? साइड ऑफ रोम्बस आ गया, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू साइड। साइड कितना आ गया आपका? 13। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 52 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगाई है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटती हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। ये एंगल 90 डिग्री का, और ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।